नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हमेशा की तरह हम लोग आज आए आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। आज जो मार्केट है वो 49,000 के आसपास है, यानी कि ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास। और इस सिचुएशन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इतने ऑल टाइम हाई मार्केट में हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। क्या हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग ये सारे सवाल खुद से पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक रियल स्टॉक का एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम लोग मार्केट को टाइम क्यों करते हैं, और इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको ये सोचना होगा कि जब शुरुआत में आपने मार्केट में एंटर किया था तो क्या सोच के एंटर किया था। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में आप या मैं फिर 99% लोग मार्केट को शुरुआत में ऑब्जर्व करते हैं। फिर उन्हें दिखता है कि एक स्टॉक आज के डेट में 1% बढ़ गया, कोई स्टॉक 2% बढ़ गया। अगर हम लोग महीने में 5% भी निकाल पाए तो साल का 60% होता है। बस यही सोच लेके हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं, और एक्चुअल में ये जो लर्निंग है शुरुआत की, वो ही बेसिकली गलत है। इसे हम लोग कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस, यानी कि सिर्फ स्टॉक प्राइस के बिहेवियर पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो स्टॉक परचेस करना चाहिए कि नहीं, जो कि हमारी शुरुआत ही गलत तरीके से होती है। इसीलिए आगे भी हम लोग मार्केट को टाइम करते रहते हैं, जो कि गलत है। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने HDFC लिमिटेड का शेयर बेच दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि 2-3 दिन पहले HDFC लिमिटेड का जो शेयर था वो 4% गिर गया था। तो मैंने पूछा कि भाई तूने क्यों बेच दिया ये शेयर। तो उसने बोला कि यार ये 4% गिर गया तो मैं सोचता हूँ कि इसे और गिरने देते हैं और फिर परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी स्टॉक का हमें अर्निंग देखना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे शेयर प्राइस पे फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे जो मैच्योर इन्वेस्टर रहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म का सोच के, वो भी यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग इसे लॉन्ग टर्म खरीदेंगे, लेकिन खरीदने से पहले वो उस स्टॉक को टाइम करना चाहते हैं, जो कि इतना हेल्प नहीं करता है आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ जनरेट करने के लिए। इसका एक मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। अगर मैं HDFC बैंक की बात करूं तो 2010 में HDFC बैंक की शेयर प्राइस 100 रुपए थी। 2011 में वो 200 रुपए हो गए। अगर उस वक्त हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये 100 रुपए से 200 रुपए हो गया, अब ये तो डबल हो गया एक साल में, यानी कि महंगा हो गया, अब मैं इसे कैसे खरीदूं, इसे थोड़ा नीचे आने देता हूँ फिर खरीदता हूँ। लेकिन एक्चुअल में 200 के बाद तो वो कभी नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही चलता गया। और आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो HDFC बैंक 1400-1500 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपए पे भी नहीं खरीदते, अगर 200 पे भी खरीद लेते 100% इंक्रीज होने के बाद भी, फिर भी आज के डेट में आपका रिटर्न 700% के ऊपर रहता। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और नए टॉपिक आपके लिए ला सके। हमेशा याद रखिए, हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में ही इतना कंफ्यूज हो जाओगे तो शायद से आप वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सब होता क्यों है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि नीचे आना जाना चाहिए फिर हम लोग खरीदेंगे, अगर ज्यादा ऊपर जाता है तो ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ये सब क्यों होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग स्टॉक प्राइस पे फोकस करते हैं, ना ही उस स्टॉक के अर्निंग के ऊपर। मैं आपको एशियन पेंट्स का एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, जो मैंने सौरभ मुखर्जी का एक ब्लॉग था, मार्सलस ब्लॉग, उसमें से लिया हुआ है। अब मान लेते हैं एक बंदा है ए, जो कि एशियन पेंट के स्टॉक को हर साल परफेक्टली टाइम करता है, यानी कि हर साल वो उसके लो पे परचेस करता है। और दूसरा बंदा है बी, जो मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर पाता, लेकिन हर साल 1 जनवरी को एशियन पेंट का स्टॉक परचेस करता है। तो 2008 में पहले बंदे ने 1 लाख रुपए डाले एशियन पेंट में 85 रुपीज के ऊपर, क्योंकि उस साल में 85 सबसे लोवेस्ट शेयर प्राइस था एशियन पेंट्स का। और वही बी ने 1 जनवरी को, जब एशियन पेंट का शेयर प्राइस 113 रुपए था, तब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो दोनों हर साल इसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 2008 का कंपैरिजन देखोगे तो पहले बंदे ने, जो बी वाला बंदा है, उससे 25% नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 2009 में ऑल टाइम लो था 71 रुपीज, और वही बी ने 88 रुपीज पे 1-1 लाख रुपए डाले। तो ये जो उनकी प्रोसेस है अगले 10 साल तक चली। जब हम लोग 2018 में दोनों की पोर्टफोलियो के अमाउंट देखते हैं तो जो पहला बंदा था, जो एशियन पेंट को बिल्कुल परफेक्टली टाइम कर रहा था, उसकी पोर्टफोलियो की अमाउंट हुई थी 55 लाख रुपीज,
और वही बी के पोर्टफोलियो की अमाउंट हुई थी 47 लाख रुपीस। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए के पोर्टफोलियो के अमाउंट से सिर्फ 15% कम बी का पोर्टफोलियो का अमाउंट हुआ है। वैसे देखा जाए तो कोई भी स्टॉक को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप लोग परफेक्टली मार्केट को टाइम कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका रिटर्न तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म की हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में शायद से ये हो सकता है कि कोई भी स्टॉक विद इन अ ईयर 50% डाउन जा सकता है या फिर 100% अप हो सकता है, जो कि हम या फिर आप जैसे लोग टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। हम क्या, कोई भी टाइम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो प्राइस का जो मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको एशियन पेंट का एग्जांपल दिया पिछले 10 साल का, तो एशियन पेंट का जो प्राइस मूवमेंट है वो 80 to 85% डिपेंड रहा उसके अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि उसकी अर्निंग्स हर साल अच्छी तरह से बढ़ रही थी, इसीलिए उसके स्टॉक प्राइस भी उस अर्निंग की तरह भी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी। इसीलिए अगर 10 साल के बाद हम लोग देखते हैं तो दोनों के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर आप परफेक्टली टाइम करते हो या फिर टाइम नहीं कर रहे हो। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि बिना देखे हमें किसी भी क्वालिटी वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? तो नहीं। अगर किसी स्टॉक के ऊपर कोई डेट नहीं है, उसके प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी वाला स्टॉक हो गए। लेकिन अगर उस कंपनी के अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं है और वो स्टॉक आपको अगर 80 के पी रेशियो पे मिल रहा है तो शायद से वो स्टॉक आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर किसी कंपनी के अर्निंग में 20% की ग्रोथ होगी और फिर वो स्टॉक आपको अगर 80 के पी रेशियो पे मिल रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि उस स्टॉक में हम लोग कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि पी रेशियो एग्जैक्टली काम कैसे करता है तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरी तरीके से पी रेशियो का काम समझ में आ जाएगा। मार्केट को टाइम हमें क्यों नहीं करना चाहिए उसका और एक बेस्ट एग्जांपल है कोविड क्राइसिस। जब कोविड क्राइसिस चालू हुआ था तो मार्च में निफ्टी 8,500 तक गिर गया था। उस वक्त भी लोग बोल रहे थे कि मार्केट और नीचे आएगा तब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 8,500 के ऊपर मार्केट 9,000 हो गया, 9,500 हो गया, 10,000 हो गया, फिर भी लोग बोल रहे थे कि ये और नीचे आएगा फिर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। फिर मार्केट 11,000 हो गया, तब लोग बोलने लगे कि यार मार्केट तो अब 11,000 हो गया, अब कैसे इन्वेस्ट करें, थोड़ा रुकते हैं। 11 से 12 हो गया, 12 से 13 और आज 14,000 के आसपास है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस मार्केट का फायदा नहीं उठाया। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हो तो आपको मार्केट नहीं देखना है, क्योंकि आप लोग मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको फोकस करना है उस स्पेसिफिक स्टॉक के अर्निंग्स के ऊपर। तो आखिरी में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मार्केट में आप कितने टाइम के लिए हो वो इंपॉर्टेंट है, ना ही मार्केट को टाइम करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस चैनल में पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करता रहता हूँ और साथ ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस भी करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ।